desire. फायर हो उसमें। एक शिष्य गुरु के पास गया और गुरु बीच नदी की धार में उसको दबा दिया, उसके ऊपर बैठ गया। वो बहुत छटपटाया। गुरु मजबूत था, शिष्य बहुत दुबला पतला था। बहुत छटपटाया, बहुत हिला डुला और 1 मिनट पूरा नहीं हुआ, उस दुबले पतले शिष्य ने उसने मोटे ताजे गुरु को पलटी मार दी और गुरु पानी के अंदर था, शिष्य बाहर। तब गुरु ने इतना सा कहा कि क्या तुझे परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए इतनी ही तड़प है जितनी तड़प तुझे अपनी जिंदगी बचाने के लिए 1 मिनट में थी? अगर है तो तुझे परमात्मा मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो अभी उसकी तड़प पैदा कर। मैं आपसे पूछता हूं कि जो सपने आपने लिखे, जो स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, जो रीजन, जो कारण आपने लिखे हैं, क्या वो उसमें इतनी तड़प है? क्या उसमें इतनी आग है? क्या उसमें अभी इतनी वो स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है? अगर है तो अगले 90 दिन खेले आपकी जिंदगी में, इसके ज्यादा कोई काम नहीं बचा है। ओनली 90 डेज। प्रॉब्लम यह है कि ब्रिटिश लोगों का है, और अच्छी बात भी यह है कि ब्रिटिश लोगों का है। मैं देखता हूं 10-10 साल जिनको हो गए हैं, फिर वो मुझसे आके पूछते हैं भैया काम नहीं हो रहा है, तो मैं उनसे एक ही बात पूछता हूं, काम शुरू क्यों किया था ये बताओ। और पता चलता है कि उसके बाद कि कहीं ना कहीं उनके सपनों पे धूल जम गई है, या अभी भी वो सपने में उतनी आग नहीं है। अभी भी लगता है कि वो तूफान अंदर खड़ा नहीं हुआ। नहीं हो सकता। चरण आपको 2 बार ताली बजानी है। जब हिंदी में बोला जाए तब बजानी, और तेलुगु में बोला जाए तब बजानी है, क्योंकि डबल काम करना पड़ेगा, क्योंकि यह डबल बार बोला जा रहा है। समझ गए? हाँ, ये बात। अरे कुछ लोग तेलुगु में बजा देते हैं, कुछ हिंदी में बजा देते हैं, कुछ दोनों बार नहीं बजाते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये बोलो पहले तेलुगु में बोलो। यस, हमारे पास केरला से भी बहुत सारी टीम आई है। तो दिल्ली में तो सुधीश ने उनका ट्रांसलेशन बहुत अच्छी तरह से किया। तो अब इस बार यहाँ कौन कर रहा है ज्योतिष? श्रीदास, यू सुधीश कर रहा है। सुधीश तो यहाँ नहीं है। अच्छा, आ गया क्या? ओ, फिर मुझे चिंता हो रही थी कौन करेगा। नहीं तो सुधीश ने पूरा दिल्ली का फैमिली रियूनियन, अपनी टीम का एक ग्रुप बनाया और मलयालम में ट्रांसलेट किया। सुधीश, गुड जॉब। पूरा होल फ्रॉम द 3 डे। क्योंकि हम ऐसा तो हो नहीं सकता था कि यहाँ एक बार तेलुगु में करें, एक बार मलयालम में करें। तो मलयालम वाले सुन लें, अगर वो केरला में फैमिली रियूनियन करेंगे तो वहां फिर मलयालम में ही पूरा ट्रांसलेशन होगा, तेलुगु में नहीं होगा। ठीक है, गुड। हाँ, 2026 यू आर डूइंग? ओह सीरियसली? देखो 75 साल का बब्बा चिल्ला रहा है यस, वही जवान लोगों से आवाज ही निकलती है। गुड, थैंक यू। यस, सो सवाल इस बात का है कि हमारे पास कितनी फायर है और हम उस फायर के लिए कितने तैयार हैं। एक बहुत बढ़िया स्टोरी मैं बहुत दिनों बाद सुना रहा हूं, पता नहीं कोई सीडी में मैंने कही होगी, कि एक कुत्ता था और एक खरगोश था, और कुत्ता खरगोश के पीछे भागा। खरगोश बहुत तेज आगे जा रहा है, कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे, खरगोश आगे। खरगोश एक छोटे से बिल में घुस गया, हाँफ रहा था। छोटा सा बच्चा था बेचारा, थक गया था, आंखों से पानी आने लगा, मुंह से लाट टपकने लगी, और कुत्ता भी हाँफ रहा था। कुत्ते ने हाँफते हाँफते उस बिल में घुसे हुए खरगोश को देख के पूछा
तुम इतने छोटे से हो, इतनी तेज कैसे तुमने दौड़ लगा ली, तो इतनी तेज कैसे भाग ली, मैं तुम्हें पकड़ भी नहीं पाया। तो अपनी टिमटिमाती छोटी छोटी आंखों से खरगोश ने कहा, आप अपने लंच के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपनी लाइफ के लिए दौड़ रहा था, इसलिए आप मुझे पकड़ नहीं पाए कुत्ते जी, और मैं जीत गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इस बिजनेस को लंच के लिए बिल्ड कर रहे हैं या लाइफ के लिए? इस बिजनेस को आप अगले महीने की 10 तारीख के लिए बिल्ड कर रहे हैं अपनी पीढ़ियों के लिए? पीढ़ियों के लिए। बस दिस इज अ क्वेश्चन। ये सबसे मुद्दे की बात है। और आपकी जो स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर और आपकी जो ड्रीम है, जरा 1 से 1 to 10 एक पैरामीटर बनाइए। 1 इज लोएस्ट, 10 इज हाईएस्ट। आपकी जो स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर और आपकी जो ड्रीम है ना, वो 1 to 10 में किस जगह फिट हो रहे हैं, जरा सोच लो। लिखो कागज पर, लिखो 1 to 10 में किस जगह है। अगर ये सपने पूरे नहीं हुए तो क्या होगा, अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा। अगर 1 नंबर पर है तो वे लोग इस मीटिंग को, इस पानी को छोड़ के चले जाएं, वो गेट पर जाए, उनको पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। अभी 3 दिन क्यों खराब करना है, मिल जाएंगे पूरे पैसे। अगर आपका जो पैरामीटर 1 पर ही है, 1 पर है, तो अगर 5 पर है तो आप बैठे रहें। हो सकता है कि आपकी वो स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर संडे की, मंडे की शाम तक कुछ बढ़ जाए और आप लर्निंग मोड में आ जाएं। और अगर 10 पर है तो अगले 90 डेज आपके हैं। अगले 90 दिन के अंदर आपका चेक 1 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगा और जिनका ऑलरेडी है उनका 1 लाख से बढ़ जाएगा। Yes, और आपकी जो ड्रीम है, जिसके लिए आप बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, वो 1 पर है या 10 पर है। 1 इज लोएस्ट, 10 इज हाईएस्ट। लिखो जरा, लिखो। సో మీరందరూ రాసుకోండి మీ యొక్క డ్రీమ్స్ కి మీరు 1 to 10, 1 అంటే లోయెస్ట్ ఉన్నది, 10 అంటే హైయెస్ట్. సో దేనికి ఎంత మీరు నంబర్ ఇస్తున్నారు అది ఇప్పుడే రాసుకోండి అని అంటున్నారు. రాయాలి ఇప్పుడు. तो 90 दिन लिख लो, 1 to 11 काम कर लो। आपका चेक 1 लाख रुपए से इंक्रीज ना हो तो मुझे बताना, बस फॉलो करना पड़ेगा सिस्टम। रोज सुननी पड़ेगी सीईपी, अपलाइन की माननी पड़ेगी, 10 को स्टेप फॉलो करने होंगे। बस जो लोग जॉब में है वो जॉब के टाइम के अलावा अपना टाइम फिक्स कर लें, क्योंकि एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा ये काम। हम जॉब में जाते हैं, टाइम पर जाते हैं, दुकान खोलते हैं, टाइम पर खोलते हैं। और इस बिजनेस में फ्रीडम है, तो जो प्लस पॉइंट है वही माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है फ्रीडम, तो माइनस पॉइंट है फ्रीडम। कभी भी कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, कोई बॉस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। अपलाइन आपका बॉस नहीं है, आपकी ड्रीम आपके बॉस है, लेकिन वो ड्रीम कमजोर है, इसलिए सब लोग सक्सेसफुल नहीं होते। ड्रीम अगर मजबूत होगा तो आप जिंदा रहोगे ना। ड्रीम में आग लगी होगी तब तो आप करेंगे ना। वो थी ना यहाँ पे विजय लक्ष्मी, कल परसों जून पे थी ना विजय लक्ष्मी, जिसका हस्बैंड चला गया अचानक डेंगू में। विजय लक्ष्मी नहीं, कौन सी लक्ष्मी, अल्लाह को प्यारा हो गया। थैंक गॉड कि ऐसे बिजनेस शुरू किया था और उसके बाद बिजनेस की शुरुआत हुई। और अब क्या क्राउन जाने की कमिटमेंट है ना? कितने दिन में जा रही हो? कब? मेरे से तुमने परसों कमिटमेंट तुम नहीं किया था, वो झूठ तुम नहीं किया था। మొన్న సార్ తో ఎవరు కమిట్మెంట్ చేశారు మొన్న మీటింగ్ లో? हाँ भवानी, वो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये सकल नहीं। रुको रुको तुम रुको, इससे अभी ऐसी हुआ
నా పేరు శాంతి సార్. और जब हस्बैंड गया तब कितना चेक करा था? మీ హస్బెండ్ చనిపోయినప్పుడు ఎంత చెక్ ఉండే మీది? హస్బెండ్ చనిపోయినప్పుడు అంతే ఉంది సార్. హైయెస్ట్ పోయి वही हुआ था। రీసెంట్లీ हुआ क्या? अभी कितना दिन हो गया हस्बैंड को 6 गए? months అవుతుంది సార్. 6 महीने हो रहा है, 6 महीने 6 6 महीने हो गया। अभी भी इनकम आ रही है 10 तारीख को। ఇప్పుడు వస్తుందా? నెలకి ఇన్కమ్ వస్తుందా? వస్తుందా? వస్తుంది సార్, ఇన్కమ్ వస్తుందా? अब सोचो एक बात, इसकी फोटो आप देख रहे हो, ये अभी भी आपको ये समझ नहीं आता, ये बर्निंग डिजायर समझ में नहीं आती। मैं क्यों खड़ा कर रहा हूं इस बात पे आज? भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, जीसस ना करे, गुरु ग्रंथ साहब ना करें कि हमारी मृत्यु ऐसी हो जाए। और अगर हमारी मृत्यु हो गई तो मैं गीता पे हाथ रख के आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान पे हाथ रख के पूछना चाहता हूँ, आपकी पत्नी कैसे खड़े होकर घर के साथ कह सकती है कि मेरे पति की डेथ हो गई, मेरे पास 1,10,000 रुपए की इनकम आ रही हर महीने 10 तारीख को? इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, इसे कहते हैं पावरफुल ड्रीम। अगर वो नहीं कह सकती तो शायद हम गलत काम कर रहे हो। 90 दिन में ऐसा काम करना चाहिए जिससे वो कहने के लायक बन जाए। हो तो किसी के साथ सकता है ना, बुखार तो किसी को आ सकता है ना, फिर भी समझ में नहीं आती कि बिजनेस क्यों बिल्ड करना है। फिर तुमको अपनी वाइफ को फंक्शन में लेके नहीं आना है क्योंकि 5,000 रुपए का टिकट है। अगर अपनी वाइफ को लेके नहीं आते और ये फंक्शन में नहीं आती और हस्बैंड चला गया होता तो वाइफ कैसे बिजनेस को बिल्ड करती, कैसे आती? उसे क्या पता होता कौन अपलाइन है, कौन डाउनलाइन है, कौन सी टीम है, क्या एफआर होता है, क्या विनिंग टीम होती है? इसलिए तुम आती थी हस्बैंड के साथ ना? ఇంతకు ముందు మీరు మీటింగ్కి వస్తుండేనా మీ భర్తతో పాటు? ఇద్దరం కలిసి వచ్చేటోళ్ళు సార్ మీటింగ్. तो दोनों साथ में आते थे। वो हल्लाबल सॉन्ग में भी इनका फोटो है इसमें। बोलो तुम्हारा तुम अपलाइन हो। अभी तो भाई हमारी संजय है ना, ये इसकी अपलाइन है। अब कौन सा महान काम किया, कितना बड़ा काम किया, कितने किसी को स्पॉन्सर करके आप कहते हैं बिजनेस कौन सा बिजनेस है? अखिलेश साहब ये पुण्य का काम है कि नहीं है, धर्म का काम है कि नहीं है? जब मंदिर की घंटियां बजाओगे तब धर्म होगा। सब एग्जाम्पल है। थैंक यू बेटा, बैठो इधर आओ, बस 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 इधर आओ। तुम्हारा मैं इसकी बात कर रहा था, इसमें मुझे तुम्हारा हस्बैंड तुम अकेला था, तुम नहीं आती थी? फर्स्ट में भी आया सर। हाँ। फर्स्ट 2022 में FRU को मैं 3 दिन अटेंड करा। उसके बाद नहीं अटेंड किया। नहीं किया। 2024 में 2 दिन नहीं आया, तो 3rd दिन आया था। आया और उसके बाद हस्बैंड चला गया। हाँ सर। अब तुम्हारे पास हर महीने पैसा आ रहा है? अब थोड़ा नहीं आ रहा है सर। उन्हें रखने बाद है सर 30,000 है। क्या? हाँ तब 25 आ रहा था। हाँ बोलो बोलो। వీళ్ళ హస్బెండ్ సార్ పర్చేజ్ చేయాలి మేడం, బిజినెస్ అంతా జీరో అయింది. కానీ మొన్న మేడం సార్కు కమిట్మెంట్ ఇచ్చింది, సార్ కూడా మేడంకు కమిట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఈమె డ్యూసీడ్ అయితే వీళ్ళ ఇంటికి సార్ ఇంటికి తిననీకి వస్తా అంటే నేను ఈ సంవత్సరం డ్యూసీడ్ అవుతాను కమిట్మెంట్ చేస్తాను. मुझे पता चला क्या बोल दिया काली के वजी। सर इन पहले अखबार में हस्बैंड के साथ आए थे, फिर उसके बाद इनका हस्बैंड अकेले आए। एक बार ऐसा मैनेज किए। इनका हस्बैंड स्टार बन गए, गाड़ी भी ले लिया। अचानक खेत में दवा मारते मारते बस सुबह में सीढ़ी सुनते गया, 1 घंटे के बाद चले गया। तो इनका डाउनलाइन कौन है हमको नहीं मालूम, इनको भी नहीं मालूम। अभी बिजनेस जीरो है, 30,000 मालूम ही नहीं किसी को डाउनलाइन किसका है। किसका है वो परिचय भी नहीं किया हमको, इसलिए अपलाइन काउंसलिंग बोलते। तो जीरो हो गया। मगर सर परसों जूम में बात कर रहे इनसे, सर एक कमिटमेंट दिए थे, इन DOCD बन गए तो घर को खाना खाने के लिए आ तुम बोले थे। तो इन्होंने कमिटमेंट लिया मैं DOCD बनूंगा बोले। थैंक यू। अब सोचो। थैंक यू। हाँ बोलो बोलो। శాంతి మేడం సార్ కమిట్మెంట్ ఎట్లా తీసుకున్నారంటే సార్ ఒక 5 days హాస్పిటల్లో ఉన్నారు మేడం వాళ్ళ సారు. కానీ లాస్ట్ చివరి రోజు చనిపోయే రోజు కూడా నైట్ చనిపోతాడు అనగా మార్నింగ్ ఏమైందంటే సార్
పీడీ అయిపోయిందా, జూమ్ కంప్లీట్ అయిందా, సో జూమ్ కంప్లీట్ చేయకుండా నువ్వెందుకు హాస్పిటల్లో ఉన్నావు, ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నావు, నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి జూమ్ కంప్లీట్ చేసుకొని రా అని చెప్పేసి మేడంని డైలీ ఇంటికి పంపిస్తుండే సార్ జూమ్ టైంలో. అంటే అంత కమిట్మెంట్ తీసుకోరు వాళ్ళు. तो उनके हस्बैंड कल सुबह एक्सपायर होने वाले थे, उससे पहले भी हॉस्पिटल में थे. ये हॉस्पिटल गए तो बोलते तो तुम जूम कंप्लीट करी क्या, नहीं करी, तुम जाओ घर जाके जूम कंप्लीट करके वापस आओ बोल के एक हॉस्पिटल से वाइफ को घर भेजते थे जूम करने के लिए. ओहो के हस्बैंड కమ్ అవుతుంది, అందుకనే వెస్టీజ్లో ఉండాలని చెప్పేది. तो वाइफ और हस्बैंड दोनों मिलकर कमिटमेंट लिए थे ड्यूसिटी बनेंगे बोल के. वो एक्सपायर हो गए, वो 3 महीने भी हो गया मगर आज तक चेक डाउन नहीं हुआ. 1 लाख के ऊपर ही है. सोच रहे हो 3 महीने हो गए, चेक डाउन नहीं हुआ, 1 लाख रुपए का चेक आ रहा है, 1,10,000 का. और कमिटमेंट, फर्क कितना होता है कमिटमेंट का, कि वो हॉस्पिटल में तो भी कहता है जाके जिम खत्म करो. और मजे की बात ये, वो उसका क्या नाम था, भवानी. भवानी ने बिजनेस शुरू किया, उसके हस्बैंड ने इतना तेजी से नहीं किया कि जाने से पहले लाख रुपए की इनकम हो जाए. बताना और भूल गया. कल 18 तारीख थी, 18 अप्रैल. कल मुझे 26 साल हुए डायरेक्ट सेलिंग में. 18 अप्रैल 99 के दिन मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी और हमारे गुरु का जन्मदिन था उस दिन, उस तारीख में, उस साल में. मुझे पता नहीं था, वो बाय डिफॉल्ट हुआ था. और कल 18 तारीख थी. मुझे तो लिखने का टाइम भी नहीं मिला, मैं कुछ सोशल मीडिया पे लिख दूं, टाइम ही नहीं मिला. तो रात को तो हम 12 बजे तो मैं सोया हूँ, 2:30 बजे मैं उठ गया हूँ और फ्लाइट पकड़ के सुबह 6 बजे तो एयरपोर्ट पे आ गया था हैदराबाद. 26 साल, 26 ईयर्स. और जो एक्साइटमेंट, जो फायर पहले दिन थी ना, पहले दिन, पहले घंटे, वो आज तक है. उसमें मेरी कोई खास बात नहीं है. खास बात है वो मेरे ड्रीम की. शुरू में पैसों के लिए काम किया, मेटलिस्टिक चीजों के लिए काम किया. धीरे धीरे चीजें वहां से खत्म हो गई. फिर लोगों के सपनों के लिए काम शुरू हुआ और अब वो ड्रीम कन्वर्ट हो गया मिशन में. अब लोग दिखाई देते हैं. कोई 2-4 लोग मुझे छोड़ जाएं, मेरी इनकम में फर्क नहीं पड़ता. 2-4 लोग आ जाएं, मेरी इनकम में फर्क नहीं पड़ता. 10-20 लाख की भी बढ़ जाए तो फर्क नहीं पड़ता. 10-20 लाख की भी कम हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता. फिर भी एक्साइटमेंट उतनी है जितनी पहले दिन थी. क्या रीजन है आता बार मैं हैदराबाद आया हूं, याद है ना. और कितने बार मैंने वो तुम्हारा जो अपलाइन पुरुषोत्तम लाहौटी है उसके लिए मैं आया हूं. वो जब मैं पहली बार तो कोई नहीं आया था. दूसरी बार जो 2 लोग 3 लोग आए थे ना, उसमें बिलाल था. याद आ रहा है? यस सर. फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम नहीं मिला आपसे और हमारे लिए आए थे सर, और हमारे से मिलके फिर रिटर्न चले गए वापस, किसी से नहीं मिले. और तुमको मैंने उस मीटिंग के बाद फिर हम एक बार और मैं अगली बार आया, फिर Yes, होटल sir. रेडी से मैं तुमको बुलाया लॉबी में. Yes, sir. याद है ना? Yes. फिर हम बैठे बिल्कुल. 2-3 महीने काम किया बिलाल ने. 3 महीने में करीब करीब सुपर डायरेक्टर तक चले गया था सर. मैं डायरेक्टर घाटे से पहले होता है. हाँ, वो तब ये ना, तब वो 10,000 पीवी पे होता था ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज के ऊपर था मैं, करीब करीब जो ना सिल्वर. अच्छा, फिर तुमने क्यों छोड़ दिया? अच्छा, मुझे लगता था कि एक लीडर मुझे मिल गया, एक लीडर मुझे मिल गया, ये बहुत काम कर रहा था, तेजी से काम कर रहा था, तो 2-3 महीने काम किया, एक लीडर मुझे मिल गया. लेकिन फिर इसको क्या हो गया? फिर मिला 20 दिन में मैं ब्रॉन्ज कंप्लीट कर लिया था हमने. तो मुझे मिला, एक लीडर मिल गया ना मुझे. अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मिस्टर इंडिया हो गया तुम. सर
थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया था। जो भी हो गया, पर ये शर्मा मुझे जी छोड़ बोल के गया। थे हमारे ग्रुप में, हैं? उन्होंने शर्मा जी बोल के जो थे ग्रुप में मेरे, उन्होंने हमारे को सही गाइड नहीं कर रहे थे, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। और बिलाल चरण के पास भी प्लान दिखाने गया था और चरण ने मना कर दिया। मैंने उनको आया हूं तो 15 की बात ही होगी। तो मैं एफआईआर को छोड़ दिया, इंदौर ये नहीं आया और ये इंदौर एफआईआर से पहले आउट हो गए। तो मैंने जब पहली मीटिंग में कोई नहीं आया, दूसरी मीटिंग में ये आया अकेला, फिर से 2-3 महीने काम किया, उनका लीडर मिल गया, मैं इसकी ड्राइव करूंगा, तो पता भाई साहब आउट हो गए। इसका नंबर अभी भी मेरे मोबाइल में सेव है और फिर आउट हो गया। अब इसका जोड़ा और इसका सही समय नहीं था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आई एम नॉट डिफाइंग बिलाल, मैं डिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं इसको मैं सिर्फ स्टोरी बता रहा हूं, इससे इसको भी समझ में आएगी और आपको समझ में आएगी। ये चरण के बाद क्या जोड़ा चरण के साथ मेरा चरण का राइट टाइम नहीं था। ये गंगा रेड्डी सब्बीर के बाद क्या इसका राइट टाइम नहीं था, सब्बीर का इनका जोड़ा इसके साथ नहीं था, इसका राइट टाइम नहीं था। रशीद को ही बताया था और बताए आज 8 साल 10 साल बाद रशीद इनको लेके आया है। परवीन मैडम को बताया था, परवीन मैडम भी नो बोलती, वो भी नो बोल दी, इतने सारे लोगों ने नो बोला। संदीप जी इसने मुझे छोड़ दिया, अब इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ सकता था कि यार ये तो जो इस लेग को बिल्ड कर रहा हूं, ये खड़ी नहीं, 3 महीने बाद आके छोड़ के चला गया, मैं भी आउट हो जाता। लेकिन बिलाल तुम्हारी वजह से जो बीत लगा ना, कि भले ही तुम्हारी टीम में नहीं है, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं हैदराबाद आता रहा। थैंक यू सर। और जिस मीटिंग में ये था उसमें 2 लोग थे, वो जो होटल तारा बेगम बाजार के पास राजधानी होटल के सामने, याद है भैया? ये भले याद नहीं रहे, काशी कन्वेंशन वो तो याद है। और आज ये सब एक दूसरे फार हुए इतने सारे लोग हैं। कोई एक व्यक्ति अगर आपको मना करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, उसका सही समय नहीं है। वो आदमी भी गलत नहीं है, बिलाल गलत नहीं है, समय आगे पीछे होता है ना। राइट टाइम कब आया? 5 साल पहले कैसे आता, 10 साल पहले कैसे आता? हम समझते जिसे मना कर दिया वो गलत आदमी है। नहीं, मैंने से रिजल्ट खराब करे नहीं, गलत बोला नहीं किया, कोई बात नहीं, दोस्ती हो गई। 10 साल बाद मिल गया कुंभ के मेले में, कुंभ का मेले तो है ना। चलो तुम्हें बुरा नहीं लगा? हाँ नहीं लगा। फॉलो कर रहे थे रशीद सर, मना कर दो सबकी, इसी में चलेंगे, वेस्ट सिटी छोड़ दो। मैं तो सपने देख रहा था कि बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा और हैदराबाद में इस कम्युनिटी में। क्यों? क्योंकि बिलाल आ गया। विजय समझ में आ रहा है? श्रीधर, तुम्हारे जब 26 साल होंगे तभी कहानी तुम सुना रहे होगे और मैं यहाँ बैठ के तब तक मैं जिंदा रहूंगा। तो जब तक मैं बैठ के यहाँ पॉपकॉर्न खा रहा हूँ। సో భయ్యా చాలా మాటలు చెప్పారు, కానీ పాయింట్ ఎక్కడే ఉన్నది. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మా మేడం గారు ఇక్కడ बीच है, गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है? गाड़ी को रोकने के लिए होता है या स्पीड को बढ़ाने के लिए? स्पीड को बढ़ाने के लिए। हम समझते हैं कि ब्रेक इसलिए होता है क्योंकि आपकी गाड़ी को रोक दो। अरे रोकने के लिए नहीं है, स्पीड बढ़ाने के लिए। अगर ब्रेक होता है तो हम गाड़ी 140 पे चला पाते हैं कि जब चाहेंगे तब रोक देंगे। अगर ब्रेक नहीं होता तो तुम गाड़ी को 10 की स्पीड पे भी नहीं चला सकते थे। तो ब्रेक गाड़ी को रोकने के लिए नहीं है, तेज चलाने के लिए है। ऐसे ही आपकी जिंदगी में कोई भी करेक्शन टाइम आता है, बिजनेस में कोई भी करेक्शन टाइम आता है तो रुकने के लिए नहीं होता है, तेजी से आगे बढ़ने के लिए होता है। जब चैलेंज आते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए।
ब्रेक रोकने के लिए नहीं है, स्पीड बढ़ाने के लिए है। ऐसे ही चैलेंजेस और करेक्शन टाइम आपको रोकने के लिए, पीछे धकेलने के लिए नहीं है, आपकी स्पीड को और बढ़ा देने के लिए है। सोचना आपको है, अब आप क्या कर रहे हैं। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में चली गई बेचारी थी 7 दिन के लिए, 9 महीने 6 महीने लग गए, 9 महीने लग गए। हमें तो एक लाइन में बोल दिया सुनीता विलियम्स 7 दिन के लिए गई थी और 9 महीने लगे। 9 महीने में उसकी जिंदगी कैसी रही होगी है। बाल खड़े हो रहे हैं, खाना उड़ रहा है, जमीन पे चल नहीं पा रही है, 24 घंटे अंधेरा है, मालूम नहीं है लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे, अरेंजमेंट क्या होगा, कपड़े नहीं है, फैमिली नहीं है, टॉकिंग नहीं है, वीडियो नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है, व्हाट्सएप भी नहीं है, फेसबुक इंस्टाग्राम भी नहीं है। जिंदगी आएगी या मौत आएगी मालूम नहीं है। फॉर व्हाट? और हम कहते हैं हमको दूसरे फैमिली में आना पड़ेगा। हम कहते हैं हमारा तो हैदराबाद 500 किलोमीटर दूर है, बच्चों की एग्जाम है, पड़ोसी के यहाँ शादी है, भैंस मर गई है, कुत्ता बीमार है, हैं? समझ नहीं आता। यूरी बन जाता कोई रजनीगंधा, यूरी बन जाता कोई सुनीता विलियम्स, यूरी बन जाता कोई एवरेस्ट का अरुणिमा सिन्हा, यूरी बन जाता है कोई करोड़पति, अरबपति और पैसे वाला। और हम तैयार नहीं इस बात को सोचने समझने के लिए, हमारी कमिटमेंट के लिए। बहाने, सिंपल बहाने, जिसे मैं कहता हूं हमने विनिंग फार्मूला बना रखे हैं अपने। और इतने मोटे मोटे झुंझुने हमारे पास है, इतने मोटे मोटे झुंझुने हमने पकड़ रखे हैं, जिसने हमने अपना विनिंग फार्मूला बांध दिया है। और इस वजह से बिजनेस नहीं कर पा रहे, इस वजह से नहीं कर पा रहे, इस वजह से नहीं कर पा रहे। तोड़ना पड़ेंगे वो सारे, हटाने पड़ेंगे सारे, आग लगा देनी पड़ेगी। अगर अपने विनिंग फार्मूले में आग लगा लो या अपने सपनों में आग लगा लो, एक ही चॉइस है, आइदर और, कुछ नहीं है इसके अलावा। और वही विनिंग फार्मूले कौन से? जिन कारणों के कारण मैं अपने आप को जीता हुआ महसूस करता हूं, हारने के बावजूद भी अल्टीमेटली मैं हारा हुआ हूं और मैं जीता हुआ महसूस कर रहा हूं। मेरे पास कर्जा बहुत है, विनिंग फार्मूला, मैं हारा हुआ हूं पर जीता हुआ महसूस कर रहा हूं। मेरे बच्चे छोटे हैं, हारा हुआ हूं पर जीता हुआ महसूस कर रहा हूं, विनिंग फार्मूला। मैं लड़की हूं, क्या लड़की है, क्या है लड़की है तो क्या है, क्या हो जाएगा? मैं बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकती, क्यों? सुनीता विलियम्स लड़की नहीं है, इंदिरा गांधी लड़की नहीं थी, क्या बिगड़ जाएगा? हमारी कंडीशनिंग ऐसी कर दी है पूरी जिंदगी से कि लड़की है तो डर के रहो, छिप के रहो, सुकड़ के रहो, ऐसे हो जाओ, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो क्या जाएगा, क्या खराब हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा, कोई बलात्कार कर लेगा, इसकी डर है। ये बैठे पुलिस वाले, पूछ लो, नहीं होता कोई बलात्कार, सब कुछ मर्जी से होता है। पकड़े जाते हैं तो बलात्कार का नाम दे देते हैं। शादीशुदा लोगों से पूछ लो, बिना मर्जी से हो सकता है? पूछ लो शादीशुदा लोगों से। 140 करोड़ लोगों में कोई 1-2 खबरें हम महीने में सुन लेते हैं, अपनी पूरी जिंदगी उसको ही सोचते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं, वो हमें ड्राइव करता है। 140 करोड़ में 1-2 कहानियां
साल 2 साल में 5 साल में आ जाती हैं, वो हमारे दिमाग को ड्राइव करती है और हम कहते हैं हम लड़की हैं, हम लेडी हैं। 80 साल की बुजुर्ग होगी ना महिला, उसे भी लगता है कोई लड़का मुझे छेड़ देगा। अरे तुझे कौन छेड़ेगा अब? लेकिन वो बचपन से कंडीशनिंग ऐसी है तो हम घबरा जाते हैं, हम डरते रहते हैं, हम फियर में रहते हैं, कहीं कुछ ना हो जाए। क्या हो जाएगा? अच्छा कोई छू लेगा फिर तो क्या हो गया? छू लिया तो क्या हो गया? बच्चे पैदा हो गए। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? हम कौन कौन से विनिंग फॉर्मूले लेके बैठे हैं? मैं दिल्ली में बात कह रहा था, एक बिटिया का अगले दिन मैसेज आया कि भैया मैंने अपना विनिंग फॉर्मूला तोड़ दिया कि मैं लड़की हूं। आज मैंने ऑटो वाले से बात करी, 2 नए लोगों को साइन कर दिया, ऑटो वाले को प्रोस्पेक्ट करके उसको बिजनेस दिखाने वाला हूं आज रात को। होटल के मैनेजर को दिखा दिया। मैं भी तो सोच रही थी मैं लड़की हूं, मैं कैसे करूंगी। न जाने कौन कौन से विनिंग फॉर्मूले पकड़ लिए हमने। कर्जा है तो कर्जा काम करके निपटेगा या कर्जे को देखते रहने से निपट जाएगा? काम करने से। और हम विनिंग फॉर्मूले में है, हम अपने आप को जीता हुआ महसूस करते हैं। कोई कहता अच्छा क्या वो कर्जा है ना इसलिए नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं? गरीब क्यों? बच्चे हैं ना। बच्चे इसलिए गरीबी मिटा के अमीरी बंद करना है या बच्चे हैं इसलिए गरीब के गरीब रहना है? मेरी जॉब है, ये विनिंग फॉर्मूला है? जॉब छोड़नी है तुझे तो विनिंग फॉर्मूला क्यों बना के बैठा है? वो और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तेरा फोकस कर्जे पर है, तेरा फोकस बच्चों के चैलेंजेस पर है, तेरा फोकस तेरी उम्र पर है, तेरा फोकस तेरी नौकरी पर है। तो जिसमें फोकस है वो बढ़ता चला जाएगा और तेरा विनिंग फॉर्मूला और मोटा और मोटा और मोटा और मोटा होता चला जाएगा। एक पुलिस वाली जो लेडीज पुलिस बनती हैं, एसपी बनती हैं, वो डरती फिरती होंगी सबसे। वो अलग प्रजाति की लेडीज है और हमारे घर की लेडीज अलग प्रजाति की है। जिसने अपने कर्जे को चैलेंज बनाया वो सलीम बन गया और जिसने अपने कर्जे को विनिंग फॉर्मूला बनाया वो बिजनेस छोड़ के चला गया और आज भी दर्जे की ठोकरें खा के भीख मांग रहा है। चॉइस इज योर्स। जिनने लैंग्वेज को अपना रीजन बनाया वे लोग बिना एक शब्द समझे दिल्ली आते रहे। 500-500 हजार लोग और पूरे फैमिली यूनियन एक नहीं 2-2 को उठा के हैदराबाद ले आए और लाखों कमा रहे हैं। और जिनने अपनी लैंग्वेज को विनिंग फॉर्मूला बनाया वे उसे और मोटा और मोटा और मोटा और मोटा करते जा रहे हैं। वो भले तेलुगु वाले लोग हों, चाहे मलयालम वाले लोग हों, चाहे तमिल वाले लोग हों, चाहे असमिया वाले लोग हों, कोई भी हो। क्या है मेरा रीजन? और क्या कारण है? लंबा हो गया, मैं फॉर्म में आ गया था एक्चुअली। चलो సో భయ్యా ఇక్కడ మళ్ళీ భయం ఉండే అది మేము తీసేసాము. అండ్ తీసేసిన తర్వాత మేము ఒక లేడీస్ అయి ఉండి కూడా ఆటో వాళ్ళతో మాట్లాడి బిజినెస్ ప్లాన్ చెప్పి వాళ్ళకు కూడా బిజినెస్లో మేము జాయిన్ చేపిస్తున్నాము, మా బాస్కి చెప్తున్నాము. సో భయం అనేటిది మేము తీసేసాము. సో అప్పులు ఉన్న వ్యక్తి నాకు అప్పు ఉంది అప్పు ఉన్నదని ఇట్లనే కూర్చుండిపోయినారు. కానీ అప్పు ఉంటే కూడా నేను ధైర్యం చేసి ముందుకు వెళ్తా అంటే ఆ వ్యక్తి ఇక్కడ సలీం అయిపోయారు. సో ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలి,
సో ఈ కారణాలు, ఈ సాకులు మనము విన్నింగ్ ఫార్ములా పట్టుకొని మనం ఇవాళ కూడా చాలా మంది మాకు అప్పులు ఉన్నాయని అదే రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నారు, అందరితో డబ్బులు అడుగుతున్నా ఉన్నారు. సో అది మనం తీసేయాలి. ఎప్పుడైతే మనం కారణంకి పట్టుకుంటామో అది ఇంకా దొడ్డుగా తయారవుతుంది, ఇంకా బలపడుతుంది దానికి. సో దానికి మనం జయించలేము. ఇప్పుడు చూడండి, లాంగ్వేజ్ రాదు, హిందీ అర్థం కాదు అని కొంతమంది రాలేకపోతున్నారు, రారు. కానీ హిందీ అర్థం కాకపోతే కూడా చాలా మంది ఢిల్లీకి వచ్చారు. ఒక్కసారి पीपीटी दिखाता हूं आपको, ये पीपीटी नहीं, इसके पहले वाला करो। अब ये 18/10/2006 की तारीख लिखी है। फिर मैंने स्ट्रक्चर बनाया किसी का, सारे अपना मिलू के नीचे 8,000 पीवी हो रहे हैं, अगर जो लगाओ 10,000 पीवी हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला वाला दिखाओ, कॉमन है। अब ए लिस्ट ऑफ लीडर्स, अब ऊपर एक नाम लिखा हुआ है, फिर सब नीचे नीचे नाम लिखे हुए थे। बहुत सारे लोग तो बहुत सारा को जानते हैं, दिल्ली में तो कुछ लोग उनको जानते थे, जानते भी नहीं हो। चलो नेक्स्ट देखा। फिर ईडीसी का स्ट्रक्चर कैसे जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसका वॉल्यूम। चलो नेक्स्ट। फिर टारगेट है, ग्रोथ करनी है 140%, थोड़ा ताकत लगाएंगे 150% हो जाएगी, 147 तो करनी पड़ेगी। कितने पीवी होंगे, कितनी कैलकुलेशन लगेगी। फिर ये एसपी वाले की विड्थ जो मैंने लिस्ट बना रखी थी, अब इनमें से एक भी आदमी नहीं है। इसको प्लान दिखाया मैंने, चित्तौड़ में प्रोग्राम था, एक हमारा डाउनलाइन वो लेके आ गया इसको, पूरा सेमिनार सुना। सेमिनार पर लोग तो मेरे पास फोटो खिंचाने, ऑटोग्राफ लेने आ रहे हैं, इससे कोई बात नहीं कर रहा। ये लोगों से पूछ रहा है यार ये कौन है, लोग मेरे पास नहीं आ रहे, इसके पास जा रहे हैं। रियल में घटा ये, हम दोनों एक होटल में रुके थे। फिर इसके जिसको इसने प्रोस्पेक्ट किया था, जिसने वो बोला कि चले अपन कमरे में चंकी को बिजनेस प्लान दिखाते, रात को 2 बजे की बात है। तो मैंने कहा यार उसको यहाँ बुलाओ, मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगा। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ ईगो, मेरी ईगो नहीं है, लेकिन उसे समझ में आना चाहिए इस बिजनेस की जरूरत उसको है, मुझे नहीं। तुमको मैं चला जाऊंगा, मैं किसी घर में जा सकता हूँ, लेकिन उसे समझ में आना चाहिए। वो मेरे कमरे में आया और रात को 2 बजे है, मैं उसको अमाग्राम दिखा रहा हूँ, डायरी बगल में रखी हुई है, मैं उसको प्लान दिखा रहा हूँ। और पता है मैं उसको बिजनेस में नहीं लाया, क्यों? पूरी टीम डिसाइड करने के बाद मैंने उससे पूछा बिजनेस क्यों करना है। उसने कहा मेरे पिताजी शरद पांडे हैं, हार्ट सर्जन है, अगर उनका हार्ट टूट गया तो सर्जरी नहीं कर पाएंगे, मुझे कल पिक्चर नहीं मिली तो मेरी इनकम नहीं होगी, मुझे सिक्योरिटी के लिए करना है बिजनेस। तो मैंने कहा तुम्हें ना वो मीटिंग करनी पड़ेगी, घर घर जाना पड़ेगा प्लान दिखाने के लिए। बोला वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा तुम्हें बिजनेस नहीं कर पाओगे। मैंने बंद कर दी डायरी। अमिताभ बच्चन कैन नॉट डू, सलमान खान कैन नॉट डू, शाहरुख खान नहीं कर सकता, कोई फिल्म स्टार, कोई राजनेता, तुम्हारा मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री नहीं कर सकता आज, क्योंकि वो लोग घर घर जाके होम मीटिंग कर सकते। हम भाग्यशाली हैं तो इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के घर जाके होम मीटिंग कर सकते हैं। वो नहीं कर पाएंगे तो उन्हें रॉयल्टी इनकम नहीं मिलेगी। हम अपनी पावर ही नहीं समझ रहे। सलमान खान जब तक ठुमका लगाएगा पैसा आएगा, ठुमका लगाना बंद पैसा आना बंद। यहाँ बहन चली गई, पति चला गया, मां चली गई, बाप चला गया, तो भी पैसा हर महीने की 10 तारीख को आ रहा है। कौन से बिजनेस को पता भी नहीं है। और उसके बाद ये फिर ये रामानंद सागर है, ये 97 की बात है। एमबीए शुरू करने से पहले जब मैं बोलता हूँ ना अमिताभ बच्चन और रामानंद सागर से मेरी पार्टनरशिप थी, पिक्चर थी तो इसमें आ गई। ये ऐसी बहुत सारी पिक्चर, ABCL और रामानंद सागर और रविंद्र जैन और ना जाने
कितनी पंचायत, ऐसे मैंने बहुत काम किया था। चलो बंद करो, मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात, तुम ये मत समझना कि मैं कोई आसमान से टपका हूं। मैंने भी एक एक लेग ऐसी बनाई है, एक एक आदमी को प्लान दिखाया है, तुम्हारे सामने सबूत दे रहा हूं, ये तुमसे कह रहा हूं कि ये काम ऐसे होगा। और ये मत समझना कि मेरी जिंदगी में चैलेंजेस नहीं थे, ये मत समझना कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन उन सारी प्रॉब्लम से बड़ी मेरी स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर थी। बस काम खत्म हो गया। जिस दिन तुम्हारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, इतनी पावरफुल होगी, तो तुम्हारा काम हो गया। तुम क्या बात करते हो, प्रोसेस में तो मजा लेना ही पड़ेगा, प्रोसेस में मजा लेना पड़ेगा, हर पल एंजॉय करना पड़ेगा, हर प्लान को एंजॉय करना पड़ेगा, हर इन्विटेशन को एंजॉय करना पड़ेगा। अगर तुम्हें हर प्लान बोझिल लगता है तो तुम ड्यूसी नहीं जाओगे, तो बीएमसी नहीं जाओगे। हर कॉल को एंजॉय करना पड़ेगा, हर प्रोस्पेक्ट को एंजॉय करना पड़ेगा। मैं नहीं बन पाया सिंगर, नहीं बन पाया, क्योंकि मैं विजुलाइज करता था कि मैं माइक लेके गाऊंगा हजारों लाखों लोगों के सामने। और जब मैं सीखने के लिए गया तो मेरे टीचर ने कहा बजाओ सा रे गा। मैंने कहा मैं इसके लिए नहीं आया हूं, मुझे माइक चाहिए, पब्लिक चाहिए, चारों तरफ लोग चाहिए, मुझे वो गाना है। ये कौन करेगा? मैं आज तक गाना नहीं सीख पाया संदीप जी, फटेबाज जैसा रह गया। फिर मैंने कहा मैं ना पेंटर बनूंगा, ठंडी ठंडी हवा चलेगी, पर्वत पे खड़ा रहूंगा, लंबी गाड़ी होगी, यहाँ कॉफी का मग होगा, सामने कैनवास होगा। जब मैं टीचर के पास पहुंचा, उसने कहा गोला बनाओ। मैं गोला एंजॉय नहीं कर पाया, मैं सारे गामा एंजॉय नहीं कर पाया, लेकिन मैंने हर प्लान एंजॉय किया, मैंने हर इन्विटेशन एंजॉय किया, मैंने हर लोगों से हाथ मिलाना एंजॉय किया, मैंने एक घर से दूसरे घर जाना एंजॉय किया, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग एंजॉय की, एक सक्सेस से दूसरी सक्सेस एंजॉय की। कर सकते हैं, यस एंजॉय कर सकते हैं एक एक प्लान। यस चलो चलन बोलो, Yes. प्रोस्पेक्ट को यस खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बिल्कुल संदर्भ डिलीवरी। यस, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, अपनी मस्ती में हो जाओ, लाइट डिम कर दो। यस, थैंक यू, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम फ्री, बिल्कुल झूम जाओ, अपनी मस्ती में आ जाओ। आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो। కళ్ళు మూసుకోండి. ఈ మస్తిలోనే, మన లోపల ఉన్న మస్తిలోనే మనము నిమగ్నమైపోవాలి. అండ్ మనము మెల్లమెల్లగా డాన్స్ చేసినట్టు ఉండాలి. నృత్యం లోపల నుంచి आप किसी से टकरा जाए उसकी चिंता नहीं करना, क्योंकि सब हमारे परिवार के लोग हैं। माइंड दिमाग से सारा बोझ हटा दो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, एकदम फ्री हो जाओ, आंख बंद कर दो और ऐसे मस्ती में आ जाओ जैसे जंगल में मोर अपनी मस्ती में आता है। जब बारिश होती है तो हर पक्षी चहचहाता है, अपनी मस्ती में आ जाता है। मोर को होश नहीं रहता है कि उसके कपड़े कहाँ हैं, उसके पंख कहाँ हैं, वो नंगा भी हो जाता है लेकिन अपनी मस्ती में रहता है। आ जाओ अपनी मस्ती में, झूम जाओ अपनी मस्ती में, क्योंकि जो होना है वो बिल्कुल होना है, उसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जो होना है वो बिल्कुल डिसाइडेड है, क्योंकि लाइफ इज अ रिकॉर्डेड मैच, नॉट लाइफ। जो जैसी गति जिसकी होनी है वैसी मति चलती है। मैं क्यों आकुलता करूं, मैं क्यों तकलीफ हूं? जिसका भाग्य होगा वो मेरे बिजनेस में आएगा, जब उसका सही समय होगा तब वो मेरे बिजनेस में आएगा। जो होना होगा वो होके रहेगा, कोई चेंज नहीं कर सकता। अपनी मस्ती, अपने आनंद में रहो, क्योंकि मैं सिर्फ मस्ती में रहता हूँ, मैं चीज़ों को जानता हूँ साक्षी भाव से। मैं करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ दृष्टा हूँ, मैं देखता हूँ और मैं जानता हूँ। मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपनी मस्ती में हूँ। हे परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं,
और अपनी टीम के एक एक व्यक्ति के सपने पूरे करने में उनकी मदद कर सकूं। झूम जाओ एकदम, हाथ जहाँ जा रहा है जाता रहे, पैर जहाँ जा रहा है जाता रहे, जहाँ जा सकते हो जाएं, नृत्य करिए, नाचिए, जैसे कर सकते हैं वैसे करिए, तेज धीरे, गिर जाए तो भी परवाह नहीं करना। टीम ग्रीन टीम के लोग आपको उठाने के लिए हैं, आपको संभाल लेंगे अड़ोसी पड़ोसी, लेकिन आ जाओ एक बार अपनी मस्ती में। ఈ యొక్క ఆనందంలో వచ్చేసేయండి. మీ పక్కన ఎవరు ఉన్నారో అది మర్చిపోండి. ఎవరు వచ్చే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ భాగ్యం ఉంటే వాళ్ళు మీ టీంలో వస్తారు. సో ఎవరు వచ్చినారు ఎవరు రాలేకపోతున్నారు మొత్తం వదిలేయండి. ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేయండి. మీరు మీ మీ లోపల ఒక నెమలిలాగా నృత్యం చేసుకుంటూ ఉండండి. అండ్ భగవంతుడితో మనము ప్రార్థన చేస్తున్నాము, నా కలలు సాకారం చేసుకోవడానికి భగవంతుడా నాకు శక్తి ఇవ్వండి అని మనం అడుగుతున్నాము. मैं जिंदगी में जो चाहता हूं वो पूरा हो रहा है। मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मैं जो चाहता हूं वो घट रहा है। विजुलाइज कर रहा हूं मेरे सपने पूरे होने के बाद की मेरी जिंदगी। विजुलाइज कर रहा हूं मेरे सपने पूरे होने के बाद की जिंदगी। प्रोसेस को नहीं विजुलाइज करें, उसके होने के बाद जो चीज महसूस हो रही है उसे विजुलाइज करें। मैं आपको समय दे रहा हूं लगभग 1 मिनट का, जिसमें आपको सपने पूरे होने के बाद आपकी क्या फीलिंग है उसे विजुलाइज करिए, मैनिफेस्ट करिए। जब मेरे सपने पूरे हो रहे हैं तो मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। ఒక మినిట్ టైం ఇస్తున్నాము. మీరు ఏవైతే కోరుకుంటున్నారో అది ఖచ్చితంగా జరిగింది. సో మీరు ఏవైతే అనుకున్నారో అది సాధించిన తర్వాత మీ లోపల ఎట్లా ఆనందం ఉంటుంది అదే మీరు విజువలైజ్ చేయండి. ప్రాసెస్ని విజువలైజ్ చేయకండి, ఏం చేయాలి అది కాదు. సాధించిన తర్వాత ఎట్లా ఉంటుంది మన జీవితము అది మీరు విజువలైజ్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఒక మినిట్ టైం ఇస్తున్నాము. मैं हर प्लान को एंजॉय कर रहा हूं, मैं हर मीटिंग को एंजॉय करता हूं, मैं हर होम मीटिंग को एंजॉय करता हूं, मैं हर फंक्शन को एंजॉय करता हूं, मैं हर प्रोस्पेक्टिंग को एंजॉय करता हूं, मैं हर शेक हैंड्स को एंजॉय करता हूं, मैं सपने पूरे होने के हर प्रोसेस में बहुत मस्त हूं। मैं पूरे विश्व को आह्वान करता हूं कि आई एम सॉरी। मैं पूरे विश्व को ये बोलता हूँ, हर कण कण को, जीव मात्र को, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। నేను ప్రతి ఒక్క ప్లాన్ నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నా, కొత్త వాళ్ళకు పిలవడం ఎంజాయ్ చేస్తున్నా, ప్రతి ఒక్క మీటింగ్ ఫంక్షన్ ఒక్కొక్క షేక్ హ్యాండ్ కూడా నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. చాలా ఆనందంగా ఉన్నది. అండ్ ఇవాళ నేను మొత్తం విశ్వానికి ఒక్కొక్క జీవునికి నేను సారీ చెప్తున్నా. నా వల్ల ఏదైనా మీకు బాధ కలిగితే నన్ను క్షమించండి అని నేను అడుగుతున్నా. ఐఎమ్ సారీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू। ये 4 सूत्र वाक्य मैं पूरे विश्व के हर व्यक्ति से, जिससे मुझे तकलीफ है, परेशानी है, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, कोई परेशानी में है, जिसके प्रति मेरे मन में कोई गिला शिकवा है, मैं उन सब के प्रति, अपने परिवार, डाउन लाइन, अप लाइन, अड़ोसी पड़ोसी, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, हर एक से मैं कहता हूँ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी,
Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. क्योंकि मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ वो काम मैं पूरा कर रहा हूँ. The life of purpose of my life is crystal clear and defined. और मैं अपने पर्पस की तरफ ही आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ. हर पल हर क्षण हे परमात्मा मुझे इतनी शक्ति मिले कि मैं वो काम करता रहूँ. थैंक यू गॉड. నేను అందరికీ నేను క్షమాపణ అడుగుతున్నా. ఈ 4 వాక్యాలు నేను అందరి గురించి చెప్తున్నా. అప్లైన్ డౌన్లైన్ క్రాస్ లైన్ పక్క ఉన్న వాళ్ళు, బిజినెస్లో ఉన్న వాళ్ళు, బిజినెస్లో లేని వాళ్ళు అందరికీ నేను చెప్తున్నాను. సో ఐఎమ్ సారీ అని చెప్తున్నాము. నన్ను క్షమించండి. అండ్ నేను మీతో చాలా ప్రేమిస్తున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదము అని ఈ 4 వాక్యాలు అందరికీ నేను చెప్తున్నా. భగవంతుడు దేనికైతే నన్ను ఎంచుకున్నాను ఆ జీవిత లక్ష్యం వైపే నేను ముందుకు వెళ్తున్నా. భగవంతుడా నన్ను ఆ శక్తి ఇవ్వండి. ఈ కార్యంలోనే ఈ నా జీవిత లక్ష్యం నేను నెరవేర్చుకోవాలి. ఆ మార్గంలోనే నేను ముందుకు నడుస్తూనే ఉండాలి. అట్లాంటివి శక్తి భగవంతుడా నన్ను ఇవ్వండి అని ఈ భగవంతుతో మనము కోరుకుంటున్నాము. అండ్ ఈ 4 వాక్యాలు అందరి గురించి చెప్పుకుంటా పోతున్నాం. ఐఎమ్ సారీ. ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. థ్యాంక్ యూ. ఐ లవ్ యూ. ఐఎమ్ సారీ. ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. థ్యాంక్ యూ. ఐ లవ్ యూ. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए. हाथों को आपस में रगड़िए. अपनी आंखों पे ले जाएं. మెల్లగా కళ్ళు ఓపెన్ చేయండి. హ్యాండ్స్ రబ్ చేసి కళ్ళ మీద పెట్టండి. 2-3 बार ये प्रक्रिया करें. 2-3 సార్లు ఇట్లా చేయండి. धीरे धीरे आंखों को खोलने की कोशिश करें. और आपके बगल में आपकी पत्नी है तो उससे गले मिलें और उसको बोलें आई एम सॉरी. प्लीज़ फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. आपके बच्चे हैं तो गले मिलें. आपके बगल में आपकी क्रॉस लाइन है, डाउन लाइन है, आपकी बहन है, माँ है, उनसे गले मिलें. और इसके अलावा जेंट्स गले मिलें, लेडीज़ गले मिलें. और अगर जेंट्स और लेडीज़ माँ और बहन नहीं है, पत्नी नहीं है तो हाथ जोड़ के बोलें. और अपलाइन डाउन लाइन सबके पास आप एनर्जी से भरे हुए हैं. टच फीलिंग करें, गले मिलें, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र करें और ये बोलें. आपका मन इससे शुद्ध होगा, पवित्र होगा. आप कम से कम अपने आप में निर्मल होंगे और निर्विकल्प भी होंगे और आपकी कसायों की मंदता भी होगी. आई एम सॉरी. प्लीज़ फॉरगिव मी. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. शुरू करें. సో మీ పక్కనే ఉన్న మీ భార్య కావచ్చు, అప్లైన్ డౌన్లైన్ ఎవరైనా కావచ్చు. సో లేడీస్కి హక్ చేయండి, కౌగిలించుకోండి. అండ్ జెంట్స్కి చేయండి. సో ఈ 4 వాక్యాలు చెప్పాలి. ఐఎమ్ సారీ, ఫర్గివ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఐ లవ్ యూ. कोई शर्माने की जरूरत नहीं है. जिस अपलाइन से पंगा है उससे भी सबसे पहले करें. जो डाउन लाइन से पंगा है उससे सबसे पहले जाके करें. अभी अगल बगल में नहीं है तो लंच के